गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिमान स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए संस्कृत का 2024 का पेपर लेकर आया हूं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम में संस्कृत में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कंप्यूटर का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही बताया है कि मैं आप लोगों के यूपी डीलेड के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे संस्कृत का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2024 यानी 2024 सप्तम प्रश्न पत्र संस्कृतम। ये आपके संस्कृत का पेपर है। देखिए 25 नंबर का आपका पेपर होता है और 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपका क्या लिखा है? पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। देखिए ये मार्गशीर्ष आपका संस्कृत में लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आपसे पूछा गया कि मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगहन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है मार्गशीर्ष शब्द अगहन महीने का बोधक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुआर को अश्विन मास और पूस को पौष और माघ को माघ ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपसे यहाँ पे मार्गशीर्ष का पूछ लिया गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुआर को अश्विन मास, ध्यान रखिएगा, पूस को पौष और माघ को माघी कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अगहन। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे आपसे रूप पूछा गया है मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। आपको यहाँ पे मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा मधुषु। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। देखिए यहाँ पे नीचे पूरा रूप लिखा हुआ है, तो मैं आपको सप्तमी विभक्ति दिखाता हूँ। ये सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन आपसे पूछा गया था। तो देखिए बहुवचन में देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना मधुषु, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए संस्कृत में रूप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको अलग से, जो रूप इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी मधुषु। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए जो संस्कृत में वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य के किस पद में संबंध कारक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे विश्व की, ये ऑप्शन डी वाला, यहाँ पे क्योंकि की आ रहा है ना, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कारक पूछा हुआ है और संबंध कारक पूछा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में
विश्व की पद में संबंध कारक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि गेहूं को संस्कृत में कहते हैं, यानी गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखिए गेहूं को संस्कृत में बोलते हैं गोधूम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं को संस्कृत में गोधूम कहते हैं। व्रीहि को धान और माश उड़द को कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूरे हो गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पीय पूछे आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या पूछा गया कि अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं, आपको यहाँ पे इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। क्या लिखा है? अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है ना। तो देखिए 8 को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? 8 को हम संस्कृत में लिखते हैं अष्ट। क्या लिखते हैं? 8 को हम संस्कृत में लिखते हैं अष्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है। दूसरा ये देखिए यहाँ पे 16, तो 16 को हम क्या लिखते हैं? देखिए 16 को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? 16 को हम लिखते हैं षोडश। ठीक है, क्या लिखते हैं? षोडश, ये आपको ध्यान रखना। 16 को हम संस्कृत में षोडश लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे पूछा गया 20 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो देखिए 20 को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं? 20 को हम लिखते हैं विंशति। क्या लिखते हैं? विंशति, ये हम लिखते हैं 20 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया 3 को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? तो 3 को हम संस्कृत में लिखते हैं त्रयः। क्या लिखते हैं? त्रयः लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए संस्कृत में गिनती आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 30 तक तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जरूर जाएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, ये 1 से 30 तक गिनती आपको याद होनी चाहिए। मैं अलग से इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था 8 को अष्ट लिखते हैं, 16 को षोडश, 20 को विंशति और 3 को त्रयः लिखा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। आपको यहाँ पे किन्हीं भी 5 पशुओं के नाम आप संस्कृत में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए कोई जैसे एग्जाम होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स याद तो करके जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो आपको जो याद आए आप 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 पशुओं के नाम संस्कृत में निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कुत्ता को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुकुरः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुरः बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे बंदर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वानरः बोलते हैं। फिर इसके बाद तीसरा नाम हमने यहाँ पे लिख दिया खरगोश को हम क्या बोलते हैं? शशकः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शशकः बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। घोड़ा को हम क्या बोलते हैं? घोड़ा को हम संस्कृत में बोलते हैं अश्वः। क्या बोलते हैं? अश्वः माने क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत में लिखना है तो यहाँ पे ये बिंदी हमें लगानी होगी, विसर्ग लगाना होगा। फिर इसके बाद देखिए शेर को हम क्या बोलते हैं? सिंहः। क्या बोलते हैं? सिंहः माने होता है शेर। और इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं वृषभः माने क्या होता है? वृषभ लिखिए या फिर वृषभा लिखिए, इसका मतलब होता है बैल। क्या होता है? वृषभा माने होता है बैल, ये भी नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका होता है मकरः। क्या होता है? मकरः माने क्या होता है? मगरमच्छ होता है। क्या होता है? मगरमच्छ होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका होता है उष्ट्रः। क्या होता है? उष्ट्रा माने होता है ऊंट, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कई नाम यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं गौ। ठीक है, गौ मतलब क्या होता है? गाय होता है। तो आपसे 5 पशुओं के नाम पूछे गए हैं, आप तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे पशु पूछ लिया गया 2024 में, तो आगे 2025 के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पक्षियों के नाम। ठीक है, पक्षियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपसे संस्कृत की एक सूक्ति का हिंदी में
अर्थ पूछा गया है। तो देखिए सूक्ति यहाँ पे क्या लिखी हुई है, छोटी सी लिखी हुई है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुंह पैती लक्ष्मी। क्या लिखा है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुंह पैती लक्ष्मी। सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है उद्योगिन पुरुष सिंह मुंह पैती लक्ष्मी। सूक्ति का हिंदी अर्थ है उद्यमी पुरुष के पास ही सदैव लक्ष्मी जाती है, यानी संसार में मेहनती लोगों के पास ही लक्ष्मी जाती है। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि परिश्रम से ही धन की प्राप्ति यानी लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में अर्थ हो जाएगा उद्यमी पुरुष के पास ही सदैव लक्ष्मी जाती है। उद्यमी मतलब हो जाएगा मेहनती, ठीक है। तो उद्यमी पुरुष के पास ही सदैव लक्ष्मी जाती है, यानी संसार में मेहनती लोगों के पास ही लक्ष्मी जाती है। या फिर आप बोल सकते हैं कि परिश्रम से ही धन की प्राप्ति संभव है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इस सूक्ति का हिंदी में अर्थ। तो सूक्ति भी आप लोगों से पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड सूक्तियां ही पूछी आती हैं जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। मैं आपको 7 से 8 सूक्ति संस्कृत की करवा दूंगा और वहीं से आपके एग्जाम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपसे यहाँ पे धातु रूप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे धातु रूप आ चुका है और यहाँ पे आपसे लट लकार में पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप क्या हो जाएगा, पठसी पठता पठत, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्योंकि मध्यम पुरुष में पूछा गया है। तो मध्यम पुरुष में आपका क्या हो जाएगा, पठसी, ठीक है, पठसी पठता, यहाँ पे ये विसर्ग लगेगा, ठीक है। पठता में आपका विसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद पठथ, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में पूछा गया है, ठीक है। और तीनों वचनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये आपका एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो धातु रूप भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु रूप है वो आपको तैयार करने, वैसे तो आपके सिलेबस में कई दिया गया लेकिन कुछ सिलेक्टेड ही पूछा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न संख्या 10। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 ये भी आपका यहाँ पे रूप से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे पूछा गया युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए, ये आपसे पूछा गया है। तो रूप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो तैयार करके नहीं जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कुछ भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो संस्कृत में ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख देंगे अपने मन से और आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का संस्कृत में भी बैक लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप यहाँ पे निम्नलिखित है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा है, त्वाया, क्या लिखा हुआ है, त्वाया, ये आपको लिखना है सबसे पहले। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, युवाभ्याम, 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 ये आपका हो गया। तीनों वचनों में लिखना, ये एक वचन वाला हो गया, ठीक है, ये द्विवचन वाला हो गया। और फिर इसके बाद बहुवचन में हम लिखेंगे तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, युष्याभि, क्या हो जाएगा, युष्याभि, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा त्वा, युवाभ्याम और युष्याभि, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न संख्या 11, ता विद्यालयम अगच्छन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, संस्कृत में आपको दे दिया जाता है, हिंदी में आपको अनुवाद करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ता विद्यालयम अगच्छन का हिंदी अनुवाद है वे सब विद्यालय गई थी,
ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। तो यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा हो गया। अब प्रश्न संख्या 12 से आपका आ जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे प्रश्न कि भाववाचक ज्ञान को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। भाववाचक ज्ञान यानी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा आपसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म, माप या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर जैसे बचपन है, यहाँ पे जवानी, बुढ़ापा, मिठास, खटास, धर्म, मोटापा, सुंदरता, क्रोध आदि, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो उदाहरण भी तो आपसे पूछा गया था, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों से पूछ ली गई थी। ठीक है, देखिए ये तो आपका हिंदी का क्वेश्चन हो गया, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपका हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सब आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाववाचक का पूछा गया था, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म, माप या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, खटास, धर्म, मोटापा, सुंदरता, क्रोध आदि, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब इसके बाद देखिएगा, आपसे फिर से धातु रूप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न संख्या 13। देखिए रूप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कितने पूछे जा रहे हैं। क्री धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप लिखिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो क्री धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों वचनों के रूप यहाँ पे निम्नलिखित है। देखिए लंग लकार आपसे पूछा गया, तो ये सबसे पहले लिखा गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पुरुष लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिर इसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में अकरोत, द्विवचन में अकुरुताम और बहुवचन में अकुरवन। फिर इसके बाद मध्यम पुरुष में एक वचन में अकरोह, फिर इसके बाद द्विवचन में अकुरुतम और बहुवचन में अकुरुत। फिर उत्तम पुरुष में एक वचन में अकरवम, द्विवचन में अकुर्व और बहुवचन में अकुर्म। देखिए ये इतना आसान नहीं होता जितना आसान इसे समझा जाता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, जो धातु रूप पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, जो है वही आपको लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट हो जाते हैं। तो धातु रूप मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है। ये तो आप अपने हिसाब से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का महत्व है। उसका कारण यह है कि यह भाषा को शुद्ध रूप में जानने का जरिया है। देखिए किसी भी भाषा को अगर हमें शुद्ध रूप में समझना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस भाषा के व्याकरण को ही तो समझेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण का ज्ञान महत्व है, व्याकरण के ज्ञान का महत्व है। उसका कारण यह है कि यह भाषा को शुद्ध रूप में जानने का जरिया है। व्याकरण के जरिए ही किसी भाषा को शुद्ध से सटीक तरीके से लिखा, पढ़ा और बोला जा सकता है। ठीक है, लिखा, पढ़ा और बोला जा सकता है। भाषा की सुंदरता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी है। देखिए अगर बिना व्याकरण के आप किसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे या बोलने की कोशिश करेंगे तो आपसे त्रुटियां काफी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत व्याकरण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। संस्कृत व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत व्याकरण को वेदों के 6 अंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के प्रवक्ता पाणिनि हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद संस्कृत व्याकरण से वागीश शास्त्री ने वैज्ञानिक रूप दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, ये है संस्कृत भाषा का महत्व। ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है, तो काफी सटीक उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर इतना आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके 2 नंबर कोई भी कट नहीं करेगा, क्योंकि 2 नंबर का आपका होता है ये लघुत्तरीय प्रश्न, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आंसर में आप क्या लिखेंगे? संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता
आपकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी। देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है, ये हेडलाइन है, हेडिंग है कि संस्कृत शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता, क्योंकि यही तो पूछा गया था आपसे। तो हेडिंग जरूर लिखिए, जब आप पेपर में लिखेंगे आंसर, कॉपी में आंसर लिखेंगे तो हेडिंग जरूर लिखिएगा। इससे ये होता है कि आपको वैसे ही नंबर मिल जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है या फिर कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि इंटरनेट पर संस्कृत में ब्लॉगिंग की जा सकती है, ठीक है, और ब्लॉग पढ़े जा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आप संस्कृत, जैसे ये संस्कृत विषय आप पढ़ रहे हैं, आपको कहीं पे कंफ्यूजन हुआ, तुरंत आप इंटरनेट पे जाएंगे और संस्कृत के बारे में सर्च करेंगे कि हाँ ये शब्द हमें समझ में नहीं आ रहा है, और तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो हुआ ना यहाँ पे इंटरनेट का महत्व। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के श्लोक सुने जा सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। फिर इसके बाद आगे लिखा है संस्कृत शब्दकोश का इस्तेमाल करके संस्कृत शब्दों के अर्थ को समझा जा सकता है। ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये संस्कृत में आपको कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे आपने देखा कि लिखा हुआ है कदली फलम, ठीक है, कदली फलम। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप तुरंत क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे कि कदली फलम मतलब क्या होता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कदली फलम माने होता है केला, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए कुछ और महत्व भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि संस्कृत भाषा के नेटवर्क तंत्र का हिस्सा बनकर शुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल किया जा सकता है। संस्कृत से जुड़े व्याख्यान सुने जा सकते हैं। संस्कृत के बारे में जानकारी देने वाले कई एप्लीकेशंस हैं, जैसे वाचस्पत्यम शब्द कल्पद्रुम, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, शब्द रूपमाला आदि, ये सब एप्लीकेशंस है संस्कृत से रिलेटेड, आप इससे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। संस्कृत को कंप्यूटर की मदद से आसानी से पढ़ा जा सकता है। संस्कृत में लिखे ज्ञान भंडार को अन्य भाषाओं में बदला जा सकता है, यानी अनुवाद किया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया आंसर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अब आपको यहाँ पे हिंदी में कुछ वाक्य लिखे हुए मिलेंगे, आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, हरि को नमस्कार है, तो आप क्या लिखेंगे, हरिये नमः, क्योंकि नमस्कार को हम संस्कृत में नमः ही बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पहला वाला। तो क्या हो जाएगा, हरि को नमस्कार है, हरिये नमः। वह घर जाती है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वह घर जाती है, तो आप क्या लिख सकते हैं, सा गृहम गच्छति, क्या लिखेंगे, सा गृहम गच्छति, क्योंकि यहाँ पे ही तो पूछा है कि वह घर जाती, तो सा गृहम गच्छति, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, वह घर जाती है। फिर इसके बाद लिखा है हम दोनों पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा टफ पूछा गया आपसे, ठीक है, इसका अनुवाद करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ रूल्स यानी कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप आसानी से अनुवाद कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हम दोनों पढ़ते थे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आवाम, ठीक है, आवाम, और यहाँ पे हलंत लगना जरूरी है। ऐसा नहीं, आपने देखिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे आवाम, ऐसे लिख देंगे और हलंत नहीं लगाते, हलंत नहीं लगाएंगे तो आपका तुरंत कट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस हलंत का संस्कृत में बहुत महत्व होता है। तो आवाम, और फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अप ठा, ये आपका हो जाएगा हम दोनों पढ़ते थे। फिर इसके बाद लास्ट में लिखा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका एक श्लोक दिया है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है, या फिर आप बोल सकते हैं आपको भावार्थ लिखना है, हिंदी अर्थ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपासेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक। क्या लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इसका अगर हम हिंदी में भावार्थ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ आपका हो जाएगा अभिवादनशील अर्थात अपने से बड़ों का सम्मान एवं छोटों के लिए स्नेह करने वाले व्यक्ति या फिर स्नेह रखने वाले व्यक्ति जो नित्य प्रति अपने वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। वो चीजें क्या हैं, क्या बढ़ जाती हैं, आयु,
विद्या, यश और बल में सदा ही वृद्धि होती रहती है। इसीलिए सभी का सम्मान करना और अभिवादन करना आवश्यक होता है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इस श्लोक का हिंदी भावार्थ। इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कुछ ही श्लोक आपके दिए गए हैं सिलेबस में, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। करीब मैं आप लोगों को 8 से 10 श्लोक करवा दूंगा और वहीं से आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से तैयार कर लेना होगा। तो ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया। देखिए 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन का महत्व इस वजह से है कि इससे छात्रों में वाचन कौशल का क्या होता है? विकास होता है। अब कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिएगा। आदर्श वाचन यानी शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन छात्रों के लिए एक मॉडल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्श वाचन के बाद छात्र कक्षा में सस्वर वाचन करते हैं, जिससे अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई टीचर कुछ पढ़ाता है, पहले वो वाचन करके फिर उसी को छात्र दोहराते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। फिर इसके बाद आगे लिखा है, सस्वर वाचन से छात्रों में वाचन कौशल का विकास होता है। सस्वर वाचन से छात्रों को शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। जो देखिए सस्वर वाचन से छात्रों में क्या होता है? छात्रों में शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण समझने में सहायता मिलती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में लिखा है, सस्वर वाचन से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सस्वर वाचन का महत्व, आदर्श वाचन का महत्व, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो टोटल 18 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस को समझना है। यहाँ पे मैंने आपको पेपर इसीलिए सबसे पहले दिखाया। मैं चाहता सीधे सीधे क्लास आप लोगों की स्टार्ट कर देता, लेकिन पहले मैंने आपको पेपर इसलिए दिखाया। पेपर दिखाने से आपको ये पता चल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपके बहुत इजी पूछे जाते हैं, आसान होते हैं, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रूप की, ठीक है, रूप और जो आपका धातु रूप पूछा जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। फिर इसके बाद जो हिंदी में आपके वाक्य दिए होते हैं, हिंदी वाक्य को जब क्या करना होता है? संस्कृत में अनुवाद करना होता है, यहाँ पे स्टूडेंट से काफ़ी गलती होती है। तो ये दोनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अलग से करवा दूंगा और यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो अच्छे से आपको पहले समझ लेना है कि सिलेबस आपका क्या है। यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया होगा। 25 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का पेपर भी सॉल्व कराया है, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, देखिए जब क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगा, फिर इसके बाद अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय। इससे हमारा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।